द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बुलमेट्रिक्स की ऑडियो बुक स्क्रिप्ट समस्याओं से परे पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, जो कि बहुत ही प्रासंगिक विषय है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मुख्य सवाल है वो ये है कि जब हमारा दिमाग समस्याओं में बुरी तरह उलझ जाता है तो वापस मानसिक स्पष्टता या जिसे हम क्लैरिटी कहते हैं वो कैसे हासिल की जाए। सही कहा। और इसी पर हमारे दो अलग अलग नजरिए हैं आज। हाँ, तो मेरा पक्ष ये है कि ओवरथिंकिंग की जड़ हमारी वो कहानी है जो हम तथ्यों के साथ जोड़ते हैं। इसलिए समाधान पूरी तरह से हमारे नजरिए और विचारों को बदलने में है। और मेरा पक्ष ये है कि जब हम समस्याओं में फंसते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम मतलब एक बायोलॉजिकल डिफेंस मोड में चला जाता है। स्पष्टता सिर्फ विचारों को बदलने से नहीं आती, बल्कि शारीरिक रूप से शांत होने और छोटे कदम उठाने से आती है। देखिए, आप जानते हैं कि जब शरीर पे कोई चोट लगती है, जैसे मान लीजिए आपकी हड्डी टूट गई, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती है। आप अस्पताल जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं और डॉक्टर उस टूटी हुई सफेद रेखा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए, दर्द यहाँ है। बिल्कुल। सब कुछ मेरा मतलब है कितना श्रेणीबद्ध, तार्किक और स्पष्ट लगता है। हाँ, क्योंकि वो एक बाइनरी स्थिति है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हम इंसानों को चीजें दृश्यमान और स्पष्ट रूप से देखना बहुत पसंद है ना? बिल्कुल। इससे हमें एक अजीब सी शांति मिलती है कि कम से कम हमें पता तो है कि दुश्मन कौन है और कहाँ है। हाँ, लेकिन फिर आप मानव मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारी सोच और समस्याओं के जाल में, और अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही है। हम एक ऐसे मानसिक परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो पूरी तरह से धुंधला है। हमें पता ही नहीं चलता कि दर्द असल में आ कहाँ से रहा है। इंसान शारीरिक रूप से कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहा होता, फिर भी वो पूरी तरह से थका हुआ, निचोड़ा हुआ महसूस करता है। मेंटल फटीग। हाँ, स्यापर रिएक्शन। अच्छा। हाँ, क्योंकि इंसान की फितरत ये है कि वो समस्याओं को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है। देखिए, मैं ये तो मानता हूं कि हम समस्याओं पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्या हम सारा दोष सिर्फ हमारी सोच या पहचान पर डाल सकते हैं? मेरा मतलब है ये थोड़ा एक तरफा नहीं है। बिल्कुल डाल सकते हैं, और मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, तथ्य हमेशा न्यूट्रल होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा क्लाइंट आपके हाथ से निकल गया, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक तथ्य है, एक डेटा पॉइंट है। लेकिन हमारा दिमाग कभी भी इसे एक तथ्य की तरह प्रोसेस नहीं करता। वो तुरंत एक कहानी बना लेता है। बिल्कुल, वो तुरंत इसे एक भावनात्मक कहानी में बदल देता है। मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ, या मैं एक असफल इंसान हूँ। ये जो कहानी है ना, यही हमारी सारी ऊर्जा को सोखती है। मानसिक स्पष्टता तब नहीं आती जब नया क्लाइंट मिल जाता है। क्लैरिटी तब आती है जब हम अपनी बनाई हुई उस कहानी को चुनौती देते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ कहानी को चुनौती देने से इंसान उस लूप से बाहर आ जाएगा। क्यों नहीं? जब आप कहानी बदलेंगी तभी तो नजरिया बदलेगा। क्योंकि आप इंसानों को सिर्फ उनकी सोच तक सीमित कर रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम एक बायोलॉजिकल मशीन है। हमारा दिमाग विकासवाद के नियमों से बंधा हुआ है। मतलब आप इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं? हाँ, लाखों सालों से हमारा दिमाग किसी भी खतरे को भांपने के लिए विकसित हुआ है, शांति या स्पष्टता बनाने के लिए नहीं। ठीक है। जब कोई समस्या आती है, चाहे वो जंगल में कोई शेर हो या ऑफिस में क्लाइंट का जाना, दिमाग उस पर बार बार लौटता है, क्योंकि ये दोहराव अनिश्चितता के बीच एक नियंत्रण का भ्रम पैदा करता है। ये कोई वैचारिक भूल या गलत कहानी बुनना नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हम अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के सामने पूरी तरह से लाचार हैं? नहीं, लाचार नहीं, लेकिन हमें काम करने का सही क्रम समझना होगा। मेरा मूल तर्क यह है कि एक्शन क्लैरिटी से पहले आता है। एक्शन? लेकिन बिना सोचे समझे एक्शन कैसे? वही तो बात है। आप एक ऐसे इंसान से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आराम से बैठकर अपनी कहानी और तथ्य को अलग करे जब उसका नर्वस सिस्टम डिफेंस मोड में फंसा हुआ हो। जब स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में दौड़ रहे होते हैं तो हर छोटी चीज बहुत बड़ी लगने लगती है। जब तक हम शरीर को शांत नहीं करते और अपना अगला सबसे छोटा व्यवहारिक कदम नहीं उठाते, तब तक केवल सोच को रिफ्रेम करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है यहाँ हम एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। आप जिस स्ट्रेस और पैनिक की बात कर रहे हैं, वो ट्रिगर कैसे हुआ? बायोलॉजिकल खतरे से नहीं, वो शेर के सामने आने से ट्रिगर नहीं हुआ।
वो हमारी इस सोच से ट्रिगर हुआ कि अब मेरा करियर खत्म हो गया। समस्या इतनी बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि दिमाग उसे डेटा की तरह प्रोसेस करने के बजाय खुद पर एक निर्णय या वर्डिक्ट मान लेता है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन जरा इस पर गौर कीजिए कि इंसान ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है पूछने में कितना समय बर्बाद करता है। ये वाई का जो सवाल है, ये हमें अतीत में फंसाए रखता है। हाँ, एक पीड़ित मानसिकता बनाता है। बिल्कुल। अगर हम इस कॉग्निटिव लूप को तोड़ दें और वाई को व्हाट से बदल दें, जैसे ये हो गया, अब मेरा अगला कदम क्या है, तो हम उस बायोलॉजिकल पैनिक को शुरू होने से ही रोक सकते हैं। समाधान हमारे सोचने के तरीके को बदलने में है। वाई को व्हाट से बदलना एक बेहतरीन टूल है, लेकिन मैं इसके होने के समय पर सवाल उठा रहा हूं। मतलब आप मान रही हैं कि पैनिक में बैठा एक इंसान अचानक इतना तार्किक हो जाएगा कि वो खुद से सही सवाल पूछने लगेगा? आइए इसे विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। ठीक है, बताइए। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडेला, जो हमारा स्मोक डिटेक्टर या अलार्म सिस्टम है। जब हमें किसी खतरे का एहसास होता है तो एमिगडेला तुरंत एक्टिव हो जाता है, और इसका सबसे पहला काम क्या होता है? क्या? ये हमारे दिमाग के तार्किक हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। यानी आप कह रहे हैं कि उस समय लॉजिक काम ही नहीं करता? बिल्कुल। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो सीईओ है जो वाई और व्हाट में फर्क समझता है। जब शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का सैलाब आया हो तो वो सीईओ अपनी कुर्सी पर होता ही नहीं है, लाइन कट चुकी होती है। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, आप उस व्यक्ति से ये उम्मीद कर रही हैं कि वो अपनी कहानी को एनालाइज करे, जबकि उसका शरीर शाब्दिक रूप से यह मान रहा है कि उसकी जान खतरे में है। आप एक अस्थिर नर्वस सिस्टम को केवल तार्किक सवाल पूछकर ठीक नहीं कर सकती। चलिए इस स्थिति को एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके घर में आग का अलार्म बज रहा है। ठीक है। ये जो अलार्म है वो हमारी भावनाएं या वो बायोलॉजिकल पैनिक है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और वो आग क्या है? वो आग हमारी समस्या या वो झूठी कहानी है। अब अगर अलार्म बज रहा है तो क्या हम सिर्फ अलार्म को किसी तरह बंद करके यानी सिर्फ गहरी सांसें लेकर वापस सो सकते हैं? नहीं, लेकिन नहीं ना, हमें खोजना होगा कि आग कहाँ है। हमें उस कहानी को ढूंढना होगा जो ये भावना पैदा कर रही है। मेरा तर्क ये है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि भावना हमारी सोच को हाईजैक ना करे। अलार्म बज रहा है, ये ठीक है, पर फोकस उस आग पर होना चाहिए। आपकी ये अलार्म वाली एनोलॉजी दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे बहुत ही आदर्श स्थिति में देख रही हैं। मैं इसे थोड़ा और यथार्थवादी बनाता हूं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए घर में अलार्म 120 डेसिबल के बहरी कर देने वाली आवाज में बज रहा है। धुआं इतना है कि आंखों में जलन हो रही है और आपके खुद के बालों में आग लगी हुई है। अरे बाप रे! हाँ, तो क्या उस समय आप आराम से बैठ के फायर सेफ्टी मैनुअल पढ़ेंगी कि आग किस प्रकार की है और इसे कैसे बुझाना चाहिए? जाहिर नहीं। बिल्कुल, आप पैनिक में इधर उधर भागेंगी। आप उस वक्त तथ्य और कहानी में फर्क नहीं कर सकती। आपको सबसे पहले पानी चाहिए। आपको उस अलार्म की आवाज को धीमा करना होगा। तो आपके हिसाब से उस समय क्या करना चाहिए? सिर्फ सांसें लेनी चाहिए? फिजिकल कामनेस, शारीरिक शांति ही आपके उस सोचने समझने की क्षमता को वापस लाती है। आप कह रही हैं कि आग पहले ढूंढो, मैं कह रहा हूं कि शांति पहले चाहिए। जब तक नर्वस सिस्टम सुरक्षित महसूस नहीं करता, तार्किक विचार काम ही नहीं करेंगे। मैं ये पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ कि जब इंसान अत्यधिक पैनिक में हो तो उसे तुरंत शारीरिक शांति की आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, क्या सिर्फ गहरी सांसें लेना हमें उस समस्या के चक्रव्यूह से बाहर निकाल देगा? असली और स्थायी बदलाव तब आता है जब हम अपनी आइडेंटिटी या पहचान को बदलते हैं। लेकिन ये पहचान बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ खुद से अच्छी बातें कहने से बन जाती है? ये सिर्फ अच्छी बातें कहना नहीं है, ये अपने मानसिक टूल्स को सक्रिय करना है, जैसे कंटेनमेंट और टाइम बॉक्सिंग। कंटेनमेंट का मतलब है अपनी समस्या के चारों ओर एक मजबूत मानसिक बाउंड्री खींचना। मान लीजिए ऑफिस में डील कैंसिल हो गई। अगर आपके पास कंटेनमेंट की स्किल नहीं है तो वो ऑफिस की समस्या घर तक आएगी। बिल्कुल, आप परिवार पर गुस्सा करेंगी, आपकी नींद खराब होगी।
लेकिन ये तकनीकें तभी काम करती हैं जब आप मानसिक रूप से ये फैसला कर चुके हों कि आप समस्या के शिकार नहीं हैं, आप उसे सुलझाने वाले इंसान हैं। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? इसमें क्या गलत है? आप इन तकनीकों को ऐसे पेश कर रही हैं जैसे ये कोई स्विच हैं जिन्हें बस एक विचार से ऑन किया जा सकता है। असलियत में कंटेनमेंट एक बहुत भारी मानसिक कसरत है। ये एक मसल की तरह है। तो आप कह रहे हैं कि बिना नजरिया बदले सिर्फ काम करने से इंसान बदल जाएगा? 100%। पहचान हमारे एक्शंस का परिणाम है, उसका कारण नहीं। जब इंसान अनिश्चितता में होता है तब भी अगर वो एक छोटा सा एक्शन लेता है, जैसे कोई छोटा सा काम? हाँ, जैसे अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया है तो बैठकर सिर्फ अपनी डेस्क साफ करना या एक ईमेल ड्राफ्ट करना, ये एक्शन दिमाग को सबूत देता है कि आप चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। आप पहले एक्शन लेते हैं, क्लैरिटी पीछे पीछे आती है। मैं आपकी इस बात की सराहना करती हूँ कि छोटा एक्शन दिमाग को एक सबूत देता है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि अगर इंसान का दृष्टिकोण ही समस्याओं को लेकर एकदम नकारात्मक है, तो वो उस छोटे एक्शन को लेने की ऊर्जा कहाँ से लाएगा? अगर वो व्यक्ति उसे अपनी योग्यता का सर्टिफिकेट मान चुका है, तो वो डेस्क साफ करने के लिए भी खुद को प्रेरित नहीं कर पाएगा। वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड महसूस करेगा। मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। इसीलिए मैं बार बार उस कहानी को चुनौती देने पर जोर देती हूँ। सोच में यह हल्का सा बदलाव ही वो दरवाज़ा है जो किसी भी एक्शन की ओर खुलता है। मुझे लगता है यहीं पर हमारी असहमति सबसे गहरी है। आप मानती हैं कि सोच में बदलाव एक्शन का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि जब दिमाग उलझा हुआ हो तो उस दरवाजे की चाबी सिर्फ एक्शन के पास होती है। एक बहुत ही सटीक बात है, तैयार होना एक फीलिंग नहीं है, ये एक डिसीजन है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। आप इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि पहले आपको प्रेरणा मिलेगी और तब आप काम शुरू करेंगी। वो छोटा सा शारीरिक कदम उस मेंटल लूप को तोड़ देता है। ये सचमुच एक बहुत ही विचारणीय विमर्श रहा है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि भले ही हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि समस्याएं हमारा मूल्य तय नहीं करती। एकदम सही, वे केवल सिग्नल हैं। हाँ, मेरा पक्ष यही रहा है कि जब हम तथ्यों को भावुक कहानियों से अलग कर लेते हैं और खुद से क्यों के बजाय क्या वाले सही सवाल पूछते हैं, तो हमारा नजरिया विस्तृत हो जाता है। और मेरी बात का सार यह है कि बौद्धिक समझ महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना शारीरिक शांति और छोटे अपूर्ण कदमों के विचार केवल विचार ही रह जाते हैं। फोकस को एक मसल की तरह ट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल। इस स्रोत सामग्री में ऐसे और भी कई गहरे पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है, जैसे मेंटल रेजिड्यू। हाँ, उस पर तो एक अलग ही चर्चा हो सकती है। सही कहा। तो मैं हमारे श्रोताओं को आमंत्रित करूंगी कि वे खुद अपनी जिंदगी में इसे एक प्रयोग की तरह देखें। बिल्कुल, ये हर इंसान की एक व्यक्तिगत प्रयोगशाला है। तो अगली बार जब आपका मानसिक परिदृश्य धुंधला हो जाए और ओवरथिंकिंग हावी हो, तो आपको ये देखना होगा कि आपके लिए सबसे पहले क्या काम करता है। क्या अपनी कहानी बदलना या फिर अपना अगला सबसे छोटा कदम उठाना। में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।